Hello and welcome to this amazing panel on the future of distribution, direct versus intermediated. तो दोस्तों डायरेक्ट प्लान को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं. आज डायरेक्ट प्लान का जो AUM है वो 45% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री AUM है. लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स की बात करें विच इज़ रिटेल एंड HNI पुट टुगेदर, तो डायरेक्ट प्लान का कॉन्ट्रीब्यूशन 22% है. ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन रिसेंट में आया है आफ्टर इमरजेंस ऑफ डायरेक्ट प्लान प्लेटफॉर्म्स एंड RIAs. ओके एंड इस दौरान डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन 11 सालों में बहुत अपना बिजनेस ग्रोथ देखे हैं. 10x 5x ग्रोथ उन्होंने भी देखा डिस्पाइट डायरेक्ट प्लान. तो अभी तक सो फार तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कि RIA, डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्ट, तीनों ने ग्रोथ देखा है. लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, राइट? कौन सा चैनल विल स्कोर ओवर अदर्स? सो लेट्स फाइंड आउट. सो आई विल स्टार्ट माई पैनल विथ अमित, बिकॉज अमित मैन्युफैक्चरिंग साइड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अमित, सेबी ने जब डायरेक्ट प्लान लॉन्च किया था तो एक इंटेंट था सेबी का कि ओनली फाइनेंशियली लिटरेट पीपल कैन इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान, राइट? जिसको थोड़ा फाइनेंशियली वेल वर्स्ड है वो लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकें. लेकिन डायरेक्ट प्लान प्लेटफॉर्म के आने के बाद आपको नॉलेज हो या ना हो, कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है. तो आपको क्या लगता है, इज इट राइट, रॉन्ग, व्हाट इज योर व्यू? सो निशांत, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि इवॉल्व नहीं हो रहा है सिस्टम. द सिस्टम इज इवॉल्विंग. एज यू से दैट एनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस विच इज स्टार्टेड, इट टेक्स टाइम फॉर इट टू इवॉल्व. आज आप देखेंगे कि जितने भी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म हैं वो कई तरह के ऐसे एनालिटिकल टूल्स, रिसर्च टूल्स और कंटेंट शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ में, क्लाइंट्स के साथ में. तो क्लाइंट का जो डिसीजन मेकिंग है कहीं ना कहीं उससे इजी होता चला जा रहा है. बहुत सारी चीज़ें देखिए, जैसे हम लोग ने भी जब डिस्ट्रीब्यूशन सबने स्टार्ट किया तो शायद रिस्क असेसमेंट नहीं करते थे. वी वर नॉट वेरी क्लियर दैट रिस्क असेसमेंट क्लाइंट का करना कैसे है. बट आज जो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं उसमें रिस्क असेसमेंट टूल्स आर अमेजिंग. दे एक्चुअली लीड देम टू अ कंक्लूजन that how should a client start the investment, and majority of them are doing it the right way. So it's a learning path. मुझे लगता है ऐसा कि it's a journey which has just started on those platform and it will go a long way. That is my thought. तो दीपक ने मेरे को एक दिन बताया था कि इन्वेस्टर्स का भी एक एग्जाम लेना चाहिए जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का लेते हैं. तो आपका क्या व्यू? आई थिंक हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर्स में इन्वेस्टर्स हैं वो भी दीपक ने धीरे धीरे मैच्योर किए हैं. उनको भी, वो भी जब पहले आए होंगे, जब उन्होंने पहला कदम रखा होगा तो वो भी इवॉल्व नहीं थे. हम लोगों ने सबने मिलके इस इंडस्ट्री में लोगों को, इन्वेस्टर्स को मैच्योर किया है. आप देखो ना कि आज इंडियन इन्वेस्टर्स इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपकी एजिंग एनालिसिस अगर आप स्टडी करो, पहले 18 महीने होती थी, अभी 3.5 साल पहुंच चुकी है और बढ़ रही है. जबकि ये कहा जाता है कि रोबो है, वहां पे आदमी आता है, वो बटन दबा के निकल जाता है, उसका इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते. वो सही बात है, बट उसके चलते हुए भी अगर आपका एजिंग एनालिसिस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इवॉल्वमेंट तो हो ही रहा है. तो आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट वे ऑफ असेसिंग. Nilesh, why do you think that you are creating financially literate investors? So, अगर आप देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी में इस टाइम पे द थिंग इज दैट पीपल आर विलिंग टू लर्न मोर. अभी पहले ये होता था दैट पैसे पे एक किसी और को भरोसा करके बस कर देते हैं. बट अभी जितने न्यू एज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, दे आर विलिंग टू लर्न बाय देमसेल्व्स एंड अपनी समझ के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता है. तो इस तरीके से सो मेनी एजुकेशन कंटेंट इज आउटसाइड, राइट? तो उस चीज़ को एक पर्सन कैसे समझ रहा है एंड कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, या तो दो चीज़ें कर सकता है. आइदर दे कैन डू यूथफुल स्टूपिडिटी कि इन्वेस्ट कर दिया फिर बाद में रियलाइज किया कि हाँ ये गलत है, ऐसे गलती करके सीख रहा है. ओके. या दूसरा ये कि पैटर्न समझ के फिर इन्वेस्ट कर रहा है. अच्छा, ग्रेट. सो निखिल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू. तो एक टाइम था जब म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस ज़्यादा नहीं था, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था. लेकिन आज इंफॉर्मेशन एक क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है.
अगर मेरे को लार्ज कैप फंड के बारे में जानना है तो मैं गूगल में जाऊँगा एंड लार्ज कैप के बारे में सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म से ग्रो ज़ीरोधा जो मेरे को पुश करते हैं कि चलो आप यहाँ से डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप आ जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे रिलीवेंट है, और आपको क्यों लगता है कि इन्वेस्टर्स को आज भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए? सो कम्प्लीटली एग्री कि जो एएमसी ने काम किया है, एएमपी ने काम किया है और प्लेटफॉर्म्स ने जो काम किया है और फिर इन्फ्लुएंसर ने जो काम किया है, उससे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उससे काफ़ी सारे जो अभी हम जो 5 करोड़ इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ क्रेडिट विल गोज टू देम ऑल्सो बिकॉज फॉर देम देयर पीपल हैव कम इन. But I'll say not every client is yours, right? There are different types of individuals. Now I'll give you 4-5 examples, okay? कि कहाँ पे एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्यों आते हैं. So give you first example, हम सबको आदत है डिले करने की. आज जो काम कर सकते हैं बोले यार कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है. Just to give you a real example, आज से 15 साल पहले की बात है, right? Roughly 14 years back, मैं एक्सिस बैंक में काम करता था. अच्छा. तो मैंने एक कलीग से बात की, तो मैंने कहा कि यार आप तो मुझसे भी ज़्यादा कमाते हो, तो मैं SIP कर रहा हूँ तो आपको SIP करनी चाहिए. आप SIP करो और हर साल आप 10-15% से बढ़ाते रहोगे तो 10-15 साल बाद आपका अच्छा पैसा बन जाएगा और उससे आप आराम से घर खरीद सकते हो. राइट. इन्फॉर्मेशन मिल गई. यस. फंड भी बता दिया, क्या करना वो भी बता दिया. 5 साल बाद मैं उससे मिला, उसने SIP स्टार्ट की. आंसर इज नो. ओके. देन ही बिकेम आवर क्लाइंट. ओके. एंड रिसेंटली ही बॉट अ हाउस. ओके. उसने आके मुझे बोला निखिल ये घर मैं खरीद पा रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू. और काश मैंने उस टाइम 5 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता तो आज मुझे बहुत छोटा अमाउंट का कुछ लोन लेना पड़ता. So there are this type of investor. Second type of investor I'll say, and I'll tell you, I have a client जो 4 करोड़ की सैलरी थी. इन्वेस्टमेंट कितने कर रहे हैं महीने के 25,000 रुपये. उनको लग रहा है कि हाँ मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, ये 50,000 की कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ. फिर जब आप उनसे मिलते हो, उनको समझाते हो कि सर आप कर क्या रहे हो, आपको अपने फ्यूचर के आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपके बच्चे बाहर पढ़ने वाले हैं, उससे पैसा कहाँ से आने वाला है. राइट. एंड देन 1 year took me to do a cash flow management for him कि सर आप कैसे खर्चा कर रहे हो. एंड टुडे इज डूइंग a 10 lakh rupees SIP with us. Right? So this are another set of investors why they need you. Third, I'll give you कितने लोगों ने आज हमारी सबकी इनकम बढ़ी है, कितने लोग ने अपना SIP हर साल उतनी बढ़ाई है. अच्छा. So people don't increase the SIP. उन्होंने एक बार स्टार्ट कर दिया फिर रुक जाते हैं. राइट. तो SIP आप बढ़ाते रहते हो. That's why again the distributor comes in. वो आप बार बार नच करते रहते हो, बार बार उसका समझाते रहते हो, उसके गोल्स को चेंज करते रहते हो, तो उसके हिसाब से वो SIP बढ़ाती है. Yes. And last I'll say another one more important factor. We have a client from this industry itself. Right? And 2 days back we got a client. तो उन्होंने बोला कि उनके पास, उन्होंने हमको दिखाया अपना पोर्टफोलियो, तो उनके पास 6-7 करोड़ का डायरेक्ट में म्यूचुअल फंड में है और 3-4 करोड़ PMS में है. मैंने कहा जो भी आपने किया है सब अच्छा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो उन्होंने कहा निखिल नहीं फिर भी हमको आपके साथ काम करना है. हम बोला क्यों? तो बोला कि आज मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सब कुछ सही किया है, पर ये पैसा मेरे लिए नहीं है खाली, कल मेरी वाइफ होंगी, बच्चों के लिए पैसे हैं, कल मुझे कुछ हो गया तो ये पैसे संभालेंगे कैसे. आई स्टिल नीड यू to make sure that this money is managed. So there will be a different set of investors why they will need a distributor. So I'm not saying every client is yours, but there will be a different set of clients which will need a distributor. There will be a good set of clients which will go direct. वेलकम टू द पैनल विशाल. सो मैं निखिल से डिस्कस कर रहा था कि कैसे आज भी रिलीवेंट अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को रिलीवेंट रख सकते हैं ना, और वो कैसे क्यों इन्वेस्टर्स को आज भी इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे एडवाइजर्स जो है वो अपने आप को आज भी रिलीवेंट रख सकते हैं. व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? So I think, am I audible? Yeah. So I think, today morning is a classic example of why people need advisors, right? So the reason why I'm late here is because I reached Taj Lands End instead of Taj Santa Cruz. So, that's how patterns work, right? Your brain actually puts you and makes you do certain things which are biases. हमारे जो previous mind में जो हमारा भरा हुआ है यहाँ पे कि कैफे म्यूचुअल का इवेंट हमेशा लैंड्स एंड पे होता है, तो बाय डिफॉल्ट आई रीच देयर एंड नाउ आई हैव रीच्ड हियर. सो आई थिंक देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर फॉर क्लाइंट्स एज वेल, राइट? कि हम क्या करते हैं कि जो भी क्लाइंट्स हैं वो रीसेंट पैटर्न्स को देख के वो अपना बिहेवियर एक्चुअली चेंज करते हैं. सो देयर आर 2 roles that any advisor plays automatically. One is what product to buy, when to buy, how to buy it, all of that important है, लेकिन सबसे important जो चीज़ है वो behavior management है. And behavior management is a very difficult thing. क्या है कि हमारे जो brain में जो connections form हो गए हैं वो change करने के लिए बहुत time लगता है. And it requires a lot of reinforcement again and again.
and it also requires reinforcement at the right time. अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको पैसे ज़्यादा सेव करने हैं या आपको विल बनाना चाहिए, I think everyone knows that. But if there is an optimal time that you can reach the person, either through technology or through intervention, through CRM that you run, etc., then I think that's where it makes a big difference because the impact is very big. I think just the example that Nikhil was giving, I think if you can actually get into some detail on that and understand कि क्यों ऐसा हुआ कि he's thinking कि इस client को सब पता है लेकिन वो फिर भी मेरे पास आ रहा है. He probably knew it all the time, but maybe there is some event that has happened in his circle where some family member has had to face a problem. कि ये हुआ नहीं, the person was very knowledgeable, but at the next level, no one knows how to manage it. So I think those triggers, how do you intervene at the right time? How do you send messages at the right time? How do you put context? I think that's where anything which is in the advisory world, distribution world, etc., makes a big difference. I think tech has a big role to play, but as an enabler rather than as anything else. Okay. Nilesh, my next question is for you. So CAMS का एक डेटा है, उसमें ये पता चल रहा है कि जितने ज़्यादा जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसमें ओवर 50% आर मिलेनियल्स. ये मिलेनियल्स जो है इनका टिकट साइज बहुत कम है म्यूचुअल फंड में, लेकिन यही जो मिलेनियल्स है ये FNO खरीद लेता है, उसका टिकट साइज वहाँ बढ़ जाता है. तो आप तो वैसे क्रॉस सेल भी करते हो, तो आप इसको कैसे देखते हो एज एन अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, और म्यूचुअल फंड में आप लोग ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? सो अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा ये चैलेंज है. अब आप अगर देखें तो अभी जो एक मिलियनियल है उसका टिकट साइज कम है, बट आगे से 10 साल बाद ऑब्वियसली जब उसकी सैलरी इंक्रीज होएगी उसका रिस्क एपेटाइट तो अभी ले ही रहा है वो क्योंकि उसकी एज है. बट इन टर्म्स ऑफ आगे जैसे इन्वेस्ट करना है उसमें उसका कॉर्पस बढ़ता जाएगा लॉन्ग रन में, राइट? तो अभी जैसे एक इन्वेस्टर अगर चाहता है सीखना चीज़ें तो दे हैव टू गेट ऑन द ग्राउंड. वो लाइक किसी के एक्सपीरियंस से नहीं कर सकता, राइट? इन्वेस्टमेंट करनी है अपने आप एक थोड़ी कॉर्पस का. ऑब्वियसली 90% ऑफ पीपल आर मेकिंग लॉसेस इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक द रेगुलेटर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स. बट इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह ही लेना पड़ेगा बिकॉज क्या सही कर सकता है एक इन्वेस्टर? अगर आप अभी पैसा ब्लीड कर रहे हो, राइट, जितना आप अभी ब्लीड करोगे उतना आपके लिए एक टाइम पे सोच सकते हो कि हाँ ठीक भी है क्योंकि सीख रहे हो. बट फ्यूचर के हिसाब से देखो तो यू आर लूजिंग योर मनी, हार्ड अर्न मनी, राइट? तो बेटर ये रहेगा कि हम अपने एंड पे क्या करने की कोशिश करें. वी आर ट्राइंग टू मेक मोर कंटेंट एंड एक इन्वेस्टर को समझाने की कोशिश करें कि ठीक है आप रिस्क लीजिए, बट रिस्क लेने के बावजूद भी आपको अपने फ्यूचर के लिए अगर इतना भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसको स्टेप अप करो, उसमें आगे डिसाइड करो कि कैसे कहाँ सही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए. तो या ओके. निखिल, कैसे लाना है FNO वालों को म्यूचुअल फंड में? सेबी का डेटा बहुत क्लियर है यहाँ पे. 90% पीपल पैसे खो रहे हैं. Yes. और हमारा काम है पैसे को ग्रो करना, पैसे को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना. इतना आसान नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ये एक आदत है जिसको बदलनी होगी, राइट? बट ये है कि सेबी का ये डेटा अगर आप बार बार प्रेजेंट करते रहते हो और आप बार दिखाते हो लोगों को, तो शायद कुछ लोग टर्न होंगे. एक इंस्टेंस आपके फैमिली में होगा, फिर वापस करोगे. बट ये FNO में ये कहा जाता है कि सेम इन्वेस्टर्स वापस नहीं आते, ये नए टाइप इन्वेस्टर्स वापस बनते हैं. तो होपफुली हमने ये काम तो किया है कि जो पुराने ने पैसा खोया है वो म्यूचुअल फंड में आ गए हैं. होपफुली अब जो इस बार खोए हैं वो नेक्स्ट टाइम वो म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे. तो वो पैटर्न चलते रहेगा. बट द होल आइडिया इज गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन विल नेवर स्टॉप बिकॉज पीपल गेट हाई फ्रॉम इट. सो दिस पैटर्न विल कंटिन्यू. आपको देखना है जिसने एक बार खोया है नेक्स्ट टाइम वो वापस नहीं खोए और वो अब नेक्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आ जाए. यस, इसीलिए ड्रीम 11 में 20 करोड़ अकाउंट है और म्यूचुअल फंड में 5 करोड़. सो अमित, सो देयर आर 3 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हम लोग बात किए कि RIA है, डायरेक्ट है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है. तो इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ज़्यादा सही है आपके हिसाब से, और 10 years डाउन द लाइन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विल हैव एज ओवर अदर्स? निशांत, ये क्वेश्चन पहले बताना था साइन अप करने से पहले. So he's putting me in a spot as an AMC guy, right? So मुझे लगता है कि देखिए, as far as my practical experience is concerned, and all of my friends are sitting here, it's been 20 years. So
all of them na have built a trust with a client. They have they have an emotional connect, right? आपके पास expertise है इस channel के पास में, इस channel के पास में trust है, faith है, emotional connect है, और I think specific advice है related to their condition. So this advisory piece and distribution piece is not going out, is not reducing. We have seen direct. It's been so much time, but I think the distribution AUMs have not gone down. Their market share has not gone down at all. In fact, so much so that last 3 साल में MFD का जो market share है वो equity में increase हुआ in the overall industry. Right. We publish this data as Bandhan Mutual Fund every year. We give that study. And we give every segment study, including robo and fintech advisors. Right. So this space is increasing for them. At the same time, I would also say that robo and fintech, they have also provided a lot of investors to the industry. Today, just to give you a data, आपके साथ में share करने के लिए कि 30% जो NC है, new client acquisition है म्यूचुअल फंड का, वो आज फिनटेक कंट्रीब्यूट करता है, अच्छा, विच इज बिग. 30% नए क्लाइंट्स आज करीब 65 लाख SIP आती है महीने की म्यूचुअल फंड में नई होने के लिए, न्यू SIP. उसमें से 42% शेयर जो है, अपवर्ड ऑफ 40% शेयर फिनटेक का, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नंबर. तो फिनटेक वहां पहुंच रहा है कि जहां पे हम नहीं पहुंच पा रहे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंच पा रहे, राइट? दे आर रीचिंग बिकॉज इट्स ईज ऑफ ट्रांजैक्शन. आपने हाथ में ऐप दे दी है और आदमी अब कहीं पे भी, जैसलमेर में भी बैठ के उस ऐप पे ट्रांजैक्शन कर सकता है. ईज ऑफ ट्रांजैक्शन इज द मेन थिंग विच दे हैव. सो मुझे लगता है कि ये सारे चैनल्स जो हैं अपना अपना काम, everyone is playing their own role, and they will continue to play a role, and there is not one which will overpower other. Advisory, which my friend Vishal is doing, or my friend Gajendra Nikhil is doing, so everyone is relevant, and Zerodhas will also exist. That is my understanding. great. Just to add in this data here, 5 fintech has more subscribers, or maybe 3-4 times more subscribers than 40 AMCs combined together. Yes. So the amount of information the fintech is giving, right, is tremendous. So every platform, saying whether distribution or fintech, both has to there, and they have done an amazing job in terms of getting the distributor to the platform. क्योंकि हम ये marketing दिखाते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे. उनके आप एक वीडियो उनके यहाँ पे करो, see the amount of views that gets in as compared to any other place. Vishal, what's your view? So I think I want to go back a little bit. मेरे जो बाल गए हुए हैं वो इसलिए है कि बहुत टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में. So 2011 या 12 में एक्चुअली पहली बार जब मैं एक कॉन्फ्रेंस में US में गया था, तो वहाँ पे बहुत सारी बात हो रही थी रोबो एडवाइजरी की. In fact, the most common conversation amongst all advisors over there were about maybe 8 to 10 advisors from India, about 800 to 1,000 advisors from the US. Their biggest conversation was, what is the future for human advisors? This was 2011 or 12. Okay, we are 12 years away from it. Because it was a new topic at that time, there was a breakout session where one of these robo advisors was presenting. And I went in there, and it was fabulous because the way that they made the presentation, what they could do to change the world was incredible. Once that happened, we are now sitting today at a point where the last robo-advisor in the US, in the way that it was defined in 2011-12, has actually got consumed into a large existing firm. So there is no more robo-advisors left at all. Why did that happen? It happened simply because
there were two things that needed to take place. One is a lot of robo advisors were confused between whether they are B2B or B2C businesses. I think the starting point to any business has to be, who's my customer? I have to be able to clearly define कि मेरा customer है कौन. कभी कभी मैं सोचता हूँ, if I'm a robo platform, am I serving the advisor? Am I serving the customer directly? What am I doing exactly? It creates confusion. Those who went down the B2B path, actually many of them have still done better. Those who went down B2C actually found that the inability to actually handhold the customer at the last mile actually ended up becoming their nemesis. Now, the reason why I'm saying this is not because this is the end of digital platforms in India or any of that. What I'm saying is that how the future will unfold will depend a lot on what digital platforms choose to do in the future, on how they pivot to be able to become that last mile connectivity. I think the edge that MFDs and RIs have today is that last mile connectivity edge to be able to influence behavior. I think Nikhil spoke about behavior change. There's a very interesting research about number of people who go back to earlier habits after having a heart attack. Okay, the interesting part is, agar aap sochenge, so what is the most stressful event that anyone can have in their life? A serious heart issue, which means that you have a heart attack, you then go through whatever, angioplasty, bypass, whatever it is, right? The research shows that 9 out of 10 people within 24 months of having a heart attack go back to the same behavior that they had before having a heart attack. 9 out of 10, right? Coincidentally, this is the same statistic on FNO, right? So you can imagine, it's just coincidental. It is so difficult to change behavior that it literally requires knocking constantly again and again. And I think hopefully sometimes in a situational context, it will click. And I think that's where MFDs, RIs will have a very significant role to play. I think the challenge is, how do they scale? How do they, do the same thing to a large number of consumers? I think that's where, a lot of, I believe, association between digital platforms and MFDs and RIs will have a role to play, because then the B2B efficiency that a digital platform can get, along with the hand-holding ability of a RI or an MFD, can make a very big difference. And I think we will have to stop thinking of these as independent platforms. We'll have to start thinking of them as saying, how do we collaborate, work together for maximum impact? Because the problem is that if you're in the MF industry, your money is going to, to FNO. And it's bad for the customer because the data is showing that. It's very interesting when I talk to people about this statistic, right? 10 out of 100 only make money. They're saying it's such a good statistic in India. IIT में कितने लोग जाते हैं? Exam कितने लोग pass करते हैं? मतलब 10%. And imagine that if you're a consumer and someone tells you कि you can be amongst the 10% who will make money. अभी तो उसको तो और भी वो data अच्छा लगता है क्योंकि अभी मैं exclusive हो गया हूँ. So I think the way this data is presented, how it is put there is important. I think just applying warnings do not work. I think you have to drive behavior, and that's where I think people have a role to play. ओके सो नीलेश, बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले वीडियो देख के इन्वेस्ट करते थे डायरेक्ट प्लान में, बट अभी फिनफ्लुएंसर्स रेगुलेशन आ गया कि अब सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज कैन नॉट वर्क विद देम. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे? तो अगर आप देखेंगे, 2 टाइप के इन्फ्लुएंसर्स हैं. एक जो एक्चुअली एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, दूसरे जो एक टॉप ऑफ द फनल में. अब जो टॉप ऑफ द फनल वाले हैं वो बस आपको टेलीग्राम्स या फिर किसी माध्यम के थ्रू आपको एडवाइस करेंगे एंड अपना बेनिफिट निकालेंगे. तो सेबी का ये जो बैन आया, ये इफेक्ट किया है दोनों इन्फ्लुएंसर्स को, बट एजुकेशन वालों के लिए गलत हुआ है. बट जो गलत गाइड कर रहे थे या फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके लिए अच्छा बैन है, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री, राइट? ऑर्गेनिकली चीज़ें बेटर हो रही हैं उस वजह से. तो हमारे बिजनेस पे इतना है कि 90% ऑफ आवर बिजनेस इज ऑर्गेनिक, या 5 to 10% हिट हुआ आफ्टर दिस बैन वाज इंट्रोड्यूस्ड. बट इंडस्ट्री वाइड से देखें, इकोसिस्टम से देखें, इट्स एक्चुअली
गुड फॉर द इंडस्ट्री. सो अमित, एक बार अब और आपको मैं स्पॉटलाइट में डालना चाहूँगा. तो आप अपना पैसा कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे और क्यों? So my own money is with my friends, with my MFD friends. One of them, like निखिल ने बोला कि हम इंडस्ट्री के पार्ट होते हुए शायद इतने एंगेज्ड हैं कि अपनी कंपनी के बाहर सोच ही नहीं पाते हैं. अच्छा. और कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाते हैं. आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम ट्रस्टिंग समबडी फॉर माई मनी. And my wife doesn't trust me, so she uses the platform. So she is using that platform to participate. ग्रेट. सो निखिल, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटर्स का कि वैल्यू एडेड सर्विसेज वो देते हैं क्लाइंट्स को. आप लोग टैक्स एडवाइजरी देते हैं, आप लोग एस्टेट प्लानिंग देते हैं. लेकिन नीलेश की कंपनी के पास बहुत पैसा है, ये कल को तुरंत लॉन्च कर सकते हैं ये सब सर्विस ऑनलाइन. तो कैसे एमएफडीज अपने आप को अहेड ऑफ द कर्व रखें और कैसे अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखें इस मार्केट में? सी, एमएफडी के पास एक यूएसपी क्या है कि उसको क्लाइंट की पूरी प्रोफाइल पता है. एज कंपेयर टू आप फिनटेक में जाते हो तो जो आप इनपुट कर रहे हो उसको वही आउटपुट पता है, राइट? तो हमारे पास पूरा प्रोफाइल है. तो जस्ट गिव यू अनदर रियल एग्जांपल नाउ. सो रिसेंटली अ क्लाइंट सीए वर्किंग इन अ टॉप 4 सीए फर्म्स, ओके. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी एक 7 करोड़ का घर लिया. उन्होंने 1 साल पहले कोई घर बेचा था, उसका पैसा आया और कुछ लोन लेके उन्होंने घर ले लिया, राइट? चैप्टर क्लोज. फिर मेरी जब उनसे बात हुई थी, क्योंकि आई नो ही हैज़ बॉट अ हाउस, तो मैंने कहा सर एक काम क्यों नहीं करते, आपका 2.5 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी वैल्यू आज लगभग 7 करोड़ रुपए है. हम ये पूरा पोर्टफोलियो बेच देते हैं. इससे जो कैपिटल गेन आएगा, आपने घर लिया है, तो 54F के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप घर पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पूरा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. बराबर. तो लगभग 4 करोड़ का कैपिटल गेन था. उस पे 16.5% बिकॉज ही बिलोंग्स टू सरचार्ज एंड ऑल द स्टफ, ही सेव 66 लाख रुपीस ओनली ऑन टैक्सेस, राइट? नाउ टेल मी विच फिनटेक प्लेटफॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नेवर हैड अ डेटा, क्योंकि उनके पास वो डेटा आया ही नहीं कि उसने घर लिया है. और क्लाइंट को पैसे की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्लाइंट को ऑलरेडी लास्ट ईयर घर बेचा हुआ था, उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करके उसके पास ऑलरेडी पैसा था. तो फिनटेक प्लेटफॉर्म में जाके म्यूचुअल फंड सेल नहीं किया है, तो उनके पास वो डेटा ही नहीं है कि क्लाइंट को पैसे उन्होंने कुछ किया है, तो उसकी लाइफ में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है. बट बिकॉज आई न्यू द होल लाइफ अबाउट द क्लाइंट, दिस वन एडवाइस और वन रिकमेंडेशन हैज सेव्ड हिम गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? और अब वो कोई भी आप कॉस्ट कंपैरिजन कर लो, डिस्ट्रीब्यूटर, रेगुलर, डायरेक्ट, आई थिंक दैट कॉस्ट कंपैरिजन डजंट हेल्प इट, राइट? So like that, there are many instances which you can keep on adding value because you know the overall picture of the client and not only data which is feed to you. So I'm not saying that कि it will help every client, but अगर 10 client में से 3 client के लिए अगर ये काम आ गया, तो उसका तो काम हो गया. अब client को भी नहीं पता वो 10 में से 3 कौन होंगे, और मुझे भी नहीं पता 10 में से 3 कौन होंगे. बट क्योंकि आप सब कुछ जानते हो क्लाइंट के बारे में, आप बाकी बहुत कुछ एडवाइजरी सर्विस कर सकते हो, तो उससे बहुत फर्क है. फ्रॉम ए स्टेट प्लानिंग पर्सपेक्टिव, अभी मेरा क्लाइंट है वो इन द स्टेज ऑफ डिमेंशिया टाइप. बिकॉज आई नो द होल थिंग अबाउट द क्लाइंट, आई कॉल्ड अप बोथ हिज सन्स कि देखिए ये कंडीशन है, अब हमको फ्यूचर में एसेट कैसे मैनेज करने हैं. उसके बेटा यूएस में है, तो उसका हमने पैन कार्ड बनवाया है यहाँ पे कि कल आपके फादर को कुछ हो गया तो यू शुड हैव अ पैन कार्ड, यू शुड हैव एवरीथिंग हियर सो दैट द नॉमिनीज आर इन प्लेस एंड एसेट कैन बी ट्रांसफर्ड. सो ऑल दैट डेटा व्हिच इज विद द एमएफडी, बिकॉज यू नो द अबाउट, इज far higher as compared to fintech platform. Right? That's where you add value to the client's portfolio. Okay. Just to add on to this, there is a recent study, Nishant, उसमें ना US में स्टडी है, एंड जनरली मार्केट्स कोलैबोरेट करती हैं एक टाइम पीरियड के बाद में. इंडिया में भी ऐसा हो सकता है. तो द रीसेंट स्टडी सेज कि 60% जो 35 साल से नीचे के इन्वेस्टर्स हैं, वो आज भी सोशल मीडिया देख के अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस खोजने की कोशिश करते हैं यूएस में, राइट? बट 50, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज 57% आज भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं यूएस में जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. सो सी द ब्यूटी ऑफ इट, both these things are coexisting in the developed world as well. Great. Vishal, if you could quickly answer this. So I think there's no debate in my mind at all that everything is about context, right? All decisions which we end up taking are always in a particular place, and how we take that comes from how our brain connects everything together. So I think let's take some examples of how this works, right? So one of the things that tends to happen with money
is if you get a large amount of money, it creates stress by default. And if markets are going up, it creates even more stress because you're feeling like I have not put it to use. I think many of our investors are going through that. They want everything to happen as of yesterday, day before yesterday, all of that, right? Now, these events happen sometimes due to unfortunate circumstances. Maybe there is someone who has passed away, as a result of which there is a sum of money that has come. Maybe an insurance payout, maybe a transmission that has happened, etc. If you are not advised correctly at that moment of time, what's likely to happen is you're going to go and try to put that money to use quickly. Because that money lying empty or lying idle is actually your stress point. If you look at what science actually shows, you have to take that money into a no decision zone for a period going up to 6 months. And then decide what you have to do. Because many times what you will do at that point will be inappropriate. Now the question is, how do you do this unless you have someone telling you to do this? Because the natural tendency will be for everyone, including people around you, to say, jaldi le lo, ghar le lo, invest kar lo, mutual fund le lo, stock mein dal do, FD kar do, jo bhi hai. That's the natural tendency. How can we make people stop, pause, mindful of the fact that there's a temporary parking space, which is a good space, whether it's a liquid fund, arbitrage fund, FD, whatever. It's a parking space. But you're creating parking spaces in people's minds to then take a better decision. And I think that's where the context comes in, saying that how do I stop the person from damaging his or her own finances through sometimes just telling him to stop. And I think that's where maybe fintech will get to that point. I'm sure technology will evolve. I think it'll start to think about a lot of this, etc. But I don't think we're there yet to make people do these kind of things. And I think that's where RIs, MFDs, etc. will do well. Okay, so Nilesh, one final question to each one of you. One key learnings from your direct plan distribution business. Stopping people to do like insensible things, like keeping it plain and simple, and making them invest in their own way. DIY hai, but helping them to understand things in a better way, and nudging investors to not exit early. So yeah. Nikhil, what's your learning from distribution business? See, I'll say more from a personal financial thing. So, see, I'll cover what we believe, what is our profession, right? I'll cover 3 lines of Nick Murray's. We are in this business to do good. And we will do well by doing good. And we'll be happy because we are doing well as we are doing good. So the whole purpose is, if we are doing good, I should be paid for it because I should be doing well for myself also. And because if I'm doing well for myself, I'll be happy. So our whole business, okay, is about that. You have to do good, and that's how you will all work towards it. Second thing is that our business is not only about asset creating. Our business to make sure that the people change their life, right? So what we always say in our if you come to office, you'll see one banner. Some people are so poor that what they have is only money. So we don't want to create people with only money. We want to change the lifestyle of people. Right. We made sure that so many people, we have made 4-5 of our clients quit a good 4-5 crores job. Right. अगर आप जॉब से हैप्पी नहीं हो और आपके पास काफी पैसा है, तो उस जॉब को क्यों करना है? आप वो करो जो आपका पैशन है, राइट? आपको अगर कुछ भी नया आपको अगर कोई क्लाइंट लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट लेता है, उनसे अगर आप बिजनेस क्लास में फ्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये पैसा निकाल लो, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए. Right? So idea is to change the lifestyle of the people, and you have to lead your own example, and that's how you have to change the lifestyle of people. So my whole idea is that it's not regular, direct. We should be paid for it, right? And at the same time, you have to change the lifestyle of people, right? Not only create wealth. That's what. Great thought, Nikhil. Amit, what's your business lesson that you would like to, share with our audience? So it's been for my very past years. So a client, I was working with a bank at that point of time. A client walks in bathroom slippers and a kurta pajama in a bank, right? Obviously, so he puts a form across, signed form, and being on the desk, you always feel he will say now to fill this up, right? That becomes the irritable factor.
So हम सबके साथ हुआ होगा, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, सबके साथ होता है ऐसा. And then you start treating him, boss, this is not my job, this is not my client, I don't want to do it. You're looking at the appearance of the client. So I'd learned a big lesson at that point of time, filled up the form with the heavy heart. And when I was about to fill up the amount, I said, how much? And this I'm talking about 2002, he said 45 crores. Great. That day and this day, I don't judge people by what they wear, how they speak. It is a big lesson for me. So that is what I wanted to share. Vishal, one key lesson from the RIA business. So I think it's tough being an RIA, but it's changing. And the message I want to leave to all my friends here is that there is a lot of new regulatory change that has happened for RIAs. It will get formalized in the next month. I think you'll see new circulars come out. It will transform the opportunity that's available for RIAs to do both distribution and fee business, depending on what the client chooses. And I think that's a beautiful thing, that no more does it have to be a choice between the two. The consumer can drive the choice, and you can build your model and your people and your teams and your technology depending on how you build capacity on both sides. Okay, all right. So we have come to an end to this interesting session. A huge round of applause, guys. बहुत अच्छे से आप सभी ने बात किया, दिल से बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you.